अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज वफाकी हुकूमत ने हुदैबिया पेपर मिल्स केस में एक नए सिरे से इसको इन्वेस्टिगेट करने का फ़ैसला किया है। आज वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुकूमती रहनुमाओं का इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म को शहबाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी के मामले पर उन्हें ब्रीफ किया गया। फिर इजलास में वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी, असद उमर, मुशीर दाखिला शहजाद अकबर और कानूनी माहिरीन शरीक थे। इजलास ख़त्म होते ही वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने एक ट्वीट की, जिसमें उन्होंने बताया कि वफाकी हुकूमत मुतालिका इदारों को हुदैबिया पेपर मिल्स केस में नए सिरे से इसको इन्वेस्टिगेट करने की हिदायत दे रही है। उन्होंने लिखा कि हुदैबिया पेपर मिल्स केस का मुकदमा शरीफ ख़ानदान की जो करप्शन है, इसका सबसे अहम सिरा है। इस मुकदमे में शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ मरकज़ी मुल्ज़िम की हैसियत रखते हैं। उन्होंने लिखा कि जो तरीका हुदैबिया में पैसे बाहर भिजवाने के लिए इस्तेमाल हुआ, फिर उसी तरीके को बाद में हर केस में अपनाया गया। इसलिए इस केस को अंजाम तक पहुँचाना बहुत अहम है। हुकूमत की तरफ से हुदैबिया पेपर मिल्स केस को खोलने की बात एक ऐसे वक्त में की जा रही है जब मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ के बैरून मुल्क रवानगी के मामले पर हुकूमत पर काफ़ी तनकीद हो रही है। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ने शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने से रोकने की वजह यह बताई है कि चूंकि शहबाज शरीफ का नाम PNIL की फहरिस्त में मौजूद है, इसलिए उन्हें मुल्क से बाहर जाने नहीं दिया गया। हुकूमत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ के ज़मानत के अदालती फैसले को भी अब चैलेंज करने का ऐलान किया है। गुज़श्ता रोज़ वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी और मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा कि शहबाज शरीफ को जिस तरीके से बाहर जाने की इजाज़त मिली, वो हमारे निज़ाम की ख़राबी की मिसाल है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि शहबाज शरीफ की गारंटी कैसे कबूल की जाए जबकि वो दूसरे मफरूर की गारंटी पूरी नहीं कर सके। फवाद चौधरी ने कहा कि हमारा तो ख्याल था कि अदालत और नायब शहबाज शरीफ से पूछेंगे कि आपने तो नवाज शरीफ को वापस लाना था, वो कहाँ गए। जबकि मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनके पास शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ तमाम बैंकिंग ट्रांजैक्शंस मौजूद हैं। मुशीर दाखिला ने कहा कि उनके पास शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ 55 वॉल्यूम्स हैं जिन्हें वो अदालत में पेश करेंगे, जिस पर ईद के बाद ट्रायल आगे चलेगा। वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुस्लिम लीग के रहनुमाओं की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाहिद खान अब्बासी ने हुकूमत को जवाब दिया कि वॉल्यूम 55 हो या 5500 हो, इल्ज़ाम लगाना काफ़ी नहीं, साबित करना ज़रूरी है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने हुकूमत को चैलेंज किया है कि जितना ज़ोर लगाना है लगा लें, शहबाज शरीफ लंदन ज़रूर जाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की ज़मानत का तफसीली फ़ैसला भी जारी किया है। 3 रुकनी बेंच के 27 सफ़ात पर मुश्तमिल इस तफसीली फ़ैसले में लिखा गया है कि नैब ने शहबाज शरीफ पर 26 करोड़ 90 लाख के असासों का इल्ज़ाम तो लगाया है, लेकिन कोई सबूत नहीं दिया गया। तफसीली फ़ैसले में यह भी लिखा गया है कि नैब ने शहबाज शरीफ के ज़राए आमदन को साबित करने के लिए कोई तफ्तीश नहीं की। नैब ने एतराफ़ किया कि शहबाज शरीफ पर किक बैक्स या नाजायज़ रकूम वसूल करने का इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ। लाहौर हाई कोर्ट के तफसीली फ़ैसले और हुकूमत के हुदैबिया पेपर मिल्स केस को दोबारा खोलने के फ़ैसले ने एक दफ़ा फिर सवाल उठा दिए हैं कि क्या ऑपोजिशन का नैब पर सियासी इंजीनियरिंग का जो इल्ज़ाम है ये दुरुस्त है। सियासी इंतकाम की जो ऑपोजिशन बातें करती है, इस इल्ज़ाम में किस हद तक सच्चाई है, कितनी तक़वियत मिलती है इन इक़दामात के बाद। मैं बात करूँगी साबिक़ प्रोसिक्यूटर नैब माहिर क़ानून राजा आमिर अब्बास साहब से। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राजा आमिर अब्बास साहब। सबसे पहले तो ज़रा बात कर लेते हैं, हुकूमत जो हुदैबिया पेपर मिल्स केस को री इन्वेस्टिगेट करना चाहती है, आज फवाद चौधरी ने भी कहा कि ये सबसे अहम सिरा है, यहीं से जो राह हमवार हुई दूसरे जो इनके केसेस हैं, जिस तरह इन्होंने करप्शन की, ये जब तक हम इसको नहीं पकड़ेंगे दूसरी चीज़ों तक नहीं पहुंचा जा सकता जो उनकी बातें करने का लुब्बे लुबाब था। अब हुदैबिया पेपर मिल्स केस के बारे में आप भी जानते हैं राजा आमिर अब्बास साहब के मई 2014 में एक रेफरी जज ने हुदैबिया रेफरेंस खारिज करने के हक में फ़ैसला सुनाया। फिर नैब बोर्ड ने अपने प्रोसिक्यूटर की राय पर फैसले के खिलाफ अपील दायर न करने का फैसला किया, जिसके बाद सितंबर 2014 में एहतसाब अदालत ने भी हुदैबिया रेफरेंस बहाल न करने का फैसला किया। फिर आपको याद है कि 2018 में नैब ने सुप्रीम कोर्ट में हुदैबिया पेपर मिल्स केस में नजरसानी की दरख्वास्त की, जिसको मुस्तरद कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। अब आप क्या समझते हैं, क्या वाकई कोई कानूनी तौर पर ऐसी ग्राउंड्स मौजूद हैं जिन पर दोबारा जाकर हुकूमत इसको री इन्वेस्टिगेट कर सकती है? कोई रास्ता है इसको री इन्वेस्टिगेट करने का, जबकि सुप्रीम कोर्ट भी इसको बंद कर चुकी है? शाजिया, एक चीज
ज़हन में रखना है कि जो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस है उसमें ये है कि जो जुर्म है वो कभी ख़त्म नहीं होता, भले से वो कितना अरसा उसमें गुजर जाए या उसको टाइम बार्ड नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जुर्म अगर हुआ है तो वो अपनी जगह पे मौजूद है। हुदैबिया पेपर मिल्स का जो नैब का रेफरेंस था उसमें जब लाहौर हाई कोर्ट से रेफरी जज का फैसला आता है और उसके बाद अपील नहीं की जाती, तो जब पनामा का केस चल रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त के चेयरमैन कमर जमान चौधरी को बुला के कहा कि आप ये अपील क्यों नहीं कर रहे, इस फैसले को चैलेंज क्यों नहीं कर रहे, जिस पे कमर जमान चौधरी ने कहा कि मैं कुछ भी हो जाए मैं इस फैसले को चैलेंज नहीं करूंगा। एनी हाउ उसके बाद जब वो फैसला चैलेंज होता है तो ये चला जाता है सुप्रीम कोर्ट के जज काजी फायज ईसा साहब, तो उन्होंने इसको महज टेक्निकल ग्राउंड्स पे जाके इस केस को खत्म कर दिया गया। और टेक्निकल ग्राउंड्स ये थे कि जी चूंकि वक्त गुजर गया है और काफी टाइम बार्ड हो गया है। हाँ जी, उन्होंने कहा कि जुर्म 1992 में हुआ, ये उनके रिमार्क्स थे फायज ईसा साहब के कि जुर्म 1992 में हुआ, केस 2000 में बना और 2018 में आपकी नजरसानी की दरखास्त आई, नैब सोचता रहा और फिर सियासी मकासद के लिए केस कर दिया। ये उस वक्त के रिमार्क्स हैं काजी फायज ईसा साहब के। हाँ जी, अब इसमें ऐसे है, दो चीजें ज़हन में रखनी है कि जुर्म जौन सा है अगर कत्ल 1992 क्या 1960 में भी हो और अगर बाद में उसके शवाहिद मिलते हैं तो वो कत्ल रहता है, कत्ल का जुर्म अपनी जगह पे मौजूद रहता है। लेकिन जब 2000 में हुदैबिया का केस चला तो उस वक्त इस केस को करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिस के जुमरे में लाया गया। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने भी लिखा क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का कानून 2010 में आता है तो मनी लॉन्ड्रिंग तो इस पे लागू नहीं होती, करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस का ये केस बनता है। लेकिन 2010 के बाद जब मनी लॉन्ड्रिंग का केस आ गया तो जो पहला केस बंद हुआ था वो करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस का था, हुदैबिया पेपर मिल्स वाला। और अब जब हुकूमत या इदारे मनी लॉन्ड्रिंग की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं 2010 के कानून के दरमियान, और आपके इल्म में है कि वो पापड़ वाले और वो दूसरे और वो इनके अपने एम्प्लॉयज जिनके अकाउंट्स में करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शंस हुई हैं, तो जब उसकी तफ्तीश सामने आई तो कुछ ऐसे नए फैक्ट्स सरफेस करके ऊपर आए कि वो कनेक्ट कर रहे हैं कि इन तमाम ट्रांजैक्शंस को अल्टीमेटली जो ये चलती हैं, ये चलते चलते वो काजी फैमिली एक थी और उनके नाम पे जो मनी की लॉन्ड्रिंग हुई और इसहाक डार की जो स्टेटमेंट थी, ये सारे आपस में इंटरवोवन हैं, आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। वो कह रहे थे कि अगर इस केस में अगर मैं गलत हूं तो मुझे दुरुस्त कीजिएगा कि अगर इस केस में हुकूमत समझती है कि कोई नए सबूत हाथ लगे हैं, कोई नई चीज़ें सामने आई हैं हुदैबिया केस को लेकर जिनको वो अदालत देना चाहती है, जिसकी बेस पर नया सिरे से केस शुरू करना चाहती है, तो इसको री इन्वेस्टिगेट करने की कोई बुनियाद होगी या मजबूत केस हुकूमत दोबारा बना सकती है, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्या ऐसे ही है, नए सबूतों की बिना पर आगे बढ़ा जा सकता है इस केस में? ऑब्वियसली यही मैंने आपसे अर्ज किया कि अब जब ये नई तफ्तीश हो रही थी तो नए एविडेंसेस अनअर्थ हुए हैं, नई चीजें आई हैं सामने और नए बैंकिंग रिकॉर्ड इनको मुयस्सर हुआ है। तो अगर ये उससे कनेक्ट कर रहे हैं तो इसमें कोई ऐसी रुकावट कानूनी नहीं होगी कि मनी लॉन्ड्रिंग के, क्योंकि पहला केस 2002 और 1 में मनी लॉन्ड्रिंग का तो कानून ही नहीं था, सिर्फ करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस का था। अब मनी लॉन्ड्रिंग के कवानीन के तहत उनको इन जो पैसों की ट्रांजैक्शंस है, ये जो अरबों रुपए की पैसे आ रहे हैं, इसका जवाबदेह होना पड़ेगा, इन्हें बताना पड़ेगा कि ये पैसे कहाँ से आते हैं, कैसे ये बैरून मुल्क हुंडी हवाले से जाते हैं, फिर कैसे टीटीज आती हैं दोबारा, और कैसे काजी फैमिलीज के जो तमाम रिकॉर्ड था वो भी इसी अंदाज में हुआ था। तो मुझे लग रहा है कि ये एक काफी सॉलिड केस बनता हुआ नजर आ रहा है मनी लॉन्ड्रिंग का, और ये एक बड़ा क्लासिक केस होगा इन चीजों को लेकर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही बंद किया था ना, सुप्रीम कोर्ट का ही वो फोरम है जहां दोबारा जाएगी हुकूमत।
नहीं, हुकूमत को कहीं जाने की जरूरत नहीं। FIA को इख्तियार हासिल है। FIA अपनी तफ्तीश करेगी, इनको बुला लेगी, इनसे पूछेगी, FIR कटेगी। अगर इन्हें अरेस्ट करना पड़ा तो FIA को ये इख्तियार हासिल है, क्योंकि अब नैब ये इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही। ये नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस के तहत नहीं इन्वेस्टिगेशन हो रही, ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 के तहत हो रही है। तो इन्हें कहीं किसी अदालत से इजाजत लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अलबत्ता अगर शरीफ फैमिली या शहबाज शरीफ चाहेंगे तो वो लाजमी तौर पे किसी भी अदालत में जाके इसको चैलेंज करेंगे। अब अगर अदालत में जाते हैं तो एक लाहौर हाई कोर्ट है, और अगर FIA करती है और इस्लामाबाद FIA कर रही है तो फिर इन्हें लाहौर हाई कोर्ट नहीं मुयस्सर होगा, फिर इन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाके अब इसको चैलेंज करना पड़ेगा, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट से काफी फैसले शहबाज शरीफ या शरीफ फैमिली के हक में आ रहे हैं। तो रिसेंटली जरा जो फैसला आया इनको बाहर भेजने का, जरा उस पर भी बात कर लें कि क्या हुकूमत दुरुस्त थी उसको रोकने में, क्योंकि शहबाज शरीफ के जाने से एक दिन पहले हुकूमत कह चुकी थी कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ को ना जाने दिया जाए। तो आपको लगता है कि जब लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था तो रोकना बनता नहीं था शहबाज शरीफ साहब को? देखिए, एक तो ये जो फैसला आया है, अब चूंकि फैसला आ गया है तो हमने अपने इतने वकालत के इतने सालों में कभी नहीं देखा कि अगर आप एक केस दायर करते हैं और आप कहते हैं कि मेरे खिलाफ जो ब्लैक वारंट्स है या जो मुझे ब्लैक लिस्ट में रखा गया है उससे निकाल दीजिए, तो उसका तरीक़ेकार ये होता है कि हुकूमत को नोटिस जाता है, उनसे पूछा जाता है और फिर जाके कोई फैसला किया जाता है। लेकिन यहाँ पहली पेशी पे ही वो जो फाइनल रिलीफ था कि जो उन्होंने इस्तदा की थी वो उनको दे दिया जाता है, ब्लैक लिस्ट से निकाल दिया जाता है, और उसके बाद अगर आप सरकार को नोटिस करेंगे तो आप सरकार से क्या पूछेंगे? आपने तो पहले ही इजाजत दे दी उन्हें बैरून मुल्क ट्रैवल करने की। तो वो हुकूमत ने जब चेक किया तो उन्होंने कहा ये ब्लैक जो है लिस्ट में नहीं थे, इनका नाम प्रोविंशियल नेशनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट है एक, उसमें था, तो उसके तहत उन्होंने रोक लिया। अब अगर ये दूसरे केसेस चलते हैं और हुकूमत के पास एक ऑप्शन है कि वो इनका नाम ECL पे भी डाल सकती है, क्योंकि वो कह सकते हैं कि इनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस चल रहे हैं, और अगर ECL पे चला जाता है तो फिर अदालतों का इस्तेकाब खत्म होता है, मुशर्रफ साहब की वो जजमेंट आ जाती है, लिए क्या नून को FIA में दरखास्त देनी पड़ेगी? ऑब्वियसली FIA में किसी भी अगर आपने जगह से कोई नाम निकालना है तो पहले मुतलका अदारे को दरखास्त दी जाती है, और अगर वो रिजेक्ट कर दें तो फिर आप अदालत जाते हैं कि हमने मुतलका फोरम पे ये दरखास्त दी, वहां कबूल नहीं हुई, हम आपके पास आए। लेकिन इस केस में वो डायरेक्टली चले गए, मुतलका अदारे को उन्होंने दरखास्त भी नहीं दी। तो ये ऐसी चीजें हैं कि जिसमें वो उनको दुश्वारियां पेश आएंगी। लेकिन अच्छा, एक और टेक्निकल चीज मुझे बताएं, अदालत खुलती है तो PNIL में नाम अगर था शहबाज शरीफ का, तो क्या ये शहबाज शरीफ की कानूनी टीम को, शहबाज शरीफ साहब को नहीं पता था कि वो उस तरफ भी नजर रखते, उस तरफ भी दरखास्त देते? अगर इल्म में नहीं था तो ये कैसे हो सकता है कि आप एक बंदे का नाम एक लिस्ट में शामिल है कि वो बाहर इस वजह से ट्रैवल नहीं कर सकता, और जब वो जाने लगता है तो उसको पता चलता है कि भाई मेरा नाम तो इस लिस्ट में, मैं जा ही नहीं सकता? आपको लगता है कि उनकी कानूनी टीम की ये नाअहली है, उनको पता नहीं चला? बिल्कुल 100% उनकी कानूनी टीम को ये पता नहीं था। अगर पता होता तो ब्लैक लिस्ट के साथ साथ वो इसका भी तस्करा कर देते, और जो कि नैब का अदारा है वो अक्सर हुकूमत को लिखता है कि हमें इस बंदे का नाम इस फलानी लिस्ट में डाल दिया जाए, तो अगर उस लिस्ट में था। लेकिन अब असल मसला यही है कि ये अगर मनी लॉन्ड्रिंग के केस में इनका नाम आ जाता है और ECL पे चला जाता है तो फिर बैरून मुल्क सफर करने के लिए शहबाज शरीफ साहब को इंतहाई दुश्वारी होगी, क्योंकि उनका जो फैमिली का रिकॉर्ड है, चाहे उनके भाई हो, मामलात आगे बढ़ते हैं तो भी गिरफ्तारी के इम्कानात बढ़ जाएंगे।
जी वही मैं कह रहा हूं कि इनका अगर आप फैमिली रिकॉर्ड देखें तो इनके बेटे भी मफरूर हैं सलमान, इनके दामाद भी मफरूर हैं, इसहाक डार भी मफरूर है, भतीजे भी मफरूर हैं, भाई भी मफरूर है। और अगर मनी लॉन्ड्रिंग में भी इनका नाम आ जाता है तो फिर अदालत को ये तमाम चीजें देखनी पड़ेंगी कि ये फैमिली का ट्रेंड क्या है, और ये देखा जाएगा कि क्या एक आम शहरी को ये तमाम फैसिलिटीज मुयस्सर हैं या नहीं। तो अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट में इनके इस फैसले को जब चैलेंज किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन देती है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया माहिर कानून राजबाज साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है, नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना तनवीर साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। राना साहब, हुकूमत ने लंदन जाने से तो रोक दिया, लेकिन आज जो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि री इन्वेस्टिगेट करने जा रही है हुकूमत हुदैबिया पेपर मिल्स केस को, जिसको सुप्रीम कोर्ट बंद कर चुकी है, तो आपको नहीं लगता कि शहबाज शरीफ का बाहर जाना और ज़्यादा मुश्किल हो गया है? नहीं, मैं समझता हूँ जो गवर्नमेंट कर रही है शाजिया बेबी, मैं ऑनेस्टली मुझे उसकी कोई समझ नहीं आ रही। इंतकामी कार्रवाई के बजाय वो अपने जो काम है उस पर तवज्जो दें। जो एक उनको गवर्नमेंट का काम होता है कि कोई पॉलिसीज़ ऐसी दें जिससे मुल्क तरक्की करे, अवाम को कोई रिलीफ मिले, लोग जो महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं वो बेचारे थोड़ी सी बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें, उस तरह तवज्जो नहीं देनी और सारा जोर लगाना है इंतकामी कार्रवाइयों पे। इसको रोक दो, बाहर ना जाने दो, इसको खोल दो, दोबारा केस खोल दो। इन चीज़ों से कुछ नहीं होगा। मैं आपको बताऊँ, ये स्वाय अपनी एक नलायकी का इजहार कर रहे हैं या अपनी वो जो छुपा रहे हैं उन चीज़ों को जो इस वक्त पाकिस्तान में इनको हर तरफ लोग जोलियाँ उठा। राना साहब एक बात बताएं, क्या शहबाज शरीफ साहब की कानूनी टीम को नहीं पता था कि उनका नाम PNI लिस्ट में भी है? वहाँ से निकालने के लिए भी दरख्वास्त देते लाहौर हाई कोर्ट में। देखें, ये इनकी खुद साख्ता चीज़ें हैं। पहले तो इनकी कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं है, कोई लीगल पीछे इसके कोई है नहीं है बैकग्राउंड इसकी। ये जो ब्लैक लिस्ट है या दूसरी लिस्टें इन्हें बनाई हुई हैं, असल में एक ECL की लिस्ट होती है जो कैबिनेट से अप्रूव भी होती है। तो ये तो इन्होंने एक घोंसला फसाड क्रिएट किया हुआ है, जिसको मज़ीद कोई एक और परसों एक और लिस्ट बना देंगे। लेकिन उस वक्त ये था कि हमें नहीं कहा गया कि इसका नाम जो है वो ब्लैक लिस्ट से निकाला जाए। आपको याद होगा जो एयरपोर्ट से इतला आई, वो FI वाले कह रहे थे ऑफिशियल्स कि हमें तो जजमेंट ये देते, एप्लीकेशन देते, वो भी उनका एक उज़र था। हालांकि सारी दुनिया को पता है FIA का उधर बंदा भी था अदालत में और FIA को पता था, TV। लेकिन बताया जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब को मैसेज भेज दिया गया था। FIA जो इमिग्रेशन के हुकाम थे, ऑफिसर्स थे, उन्होंने जो ताउला तारड़ साहब थे, मरियम औरंगजेब साहिबा थी, उनको बता दिया था कि जहमत ना करें कि शहबाज शरीफ साहब आएँ, उनका नाम PNI लिस्ट में शामिल है। जब तक वो नाम क्लियर नहीं होगा, जब तक आप लोग दरख्वास्त नहीं देंगे, वो उनको ट्रैवल की इजाज़त नहीं मिल सकती। तो फिर कानूनी टीम का कहीं नाअहली है, गलती है? उन्होंने फिर उनको बुलाया, फिर बहस व मुबाहिसा जो भी हुआ, आखिर तो वही हुआ जो इमिग्रेशन हुकाम जो है जो मौक़िफ़ अपना रहे थे। तो आपको नहीं लगता कानूनी टीम की भी इसमें गलती है, नाअहली है, वो इस चीज़ को हैंडल नहीं सही कर सके? नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये उनकी बाद में आफ्टर थॉट सारी चीज़ें हैं, क्योंकि ये पहले तो आपको पता है कि वो कहते थे हम रिव्यू पिटीशन में जाएंगे। अब इन्होंने PNI निकाल लिया, कभी कोई चीज़ निकालते हैं, लेकिन उस वक्त तक बोर्डिंग कार्ड इनको मिल गया, सारी हर चीज़ हो गई। उनको ये नहीं कहा गया। वो जब इमिग्रेशन पे पहुंचे तो वहाँ पे ये सारी बात हुई है। तो वहाँ मैं समझता हूँ कि उन्होंने ये कहा कि इनको नहीं जाने देना, आपने रोकना है। जो भी आप इसका बहाना करें या जो भी इनको कहें कि जी आपका लिस्ट हमें प्रॉपर तरीके से अदालत से नहीं आया, हमें ऑफिशियल जजमेंट नहीं आई, उस वक्त तो ये था। अब नई लिस्ट आ गई है और अल्लाह के फजल से ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि इनकी इन चीज़ों से इन्होंने 7-7 महीने 20-20 महीने लोगों को अंदर जेल में रखा है। लेकिन बाद में निकला क्या है? निकलता कुछ भी नहीं है। ना रेफरेंस दायर होते हैं, ना कोई और चीज़ होती है, ज़ुबान पे हो जाती हैं। स्वाय एक वो कहते हैं दीवार से लगाने के, कि दीवार के साथ अपोजिशन को लगाना है, और वो लगा रहे हैं।
लेकिन इसका एंड ऑफ द डे FIA में दरखास्त दे दी है नाम निकालने के लिए? नहीं, मुझे इसका इल्म नहीं, लेकिन डेफिनेटली दे दी होगी। जो भी प्रोसीजर है, अगर उनका जो उज़र है, अगर उनका कोई बहाना है तो उसको दूर किया जाएगा। दूसरी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में हम जाएंगे और वहाँ पे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जब हम कंटेम्प्ट मूव करेंगे यकीनी तौर पे वहाँ पे जब आएंगे तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अभी इन लोगों का तो काम नहीं कि कोई जद्दा में बैठा हुआ चीख रहा है, कोई इधर बैठा हुआ चीख रहा है इनका वजीर। मुझे तो कोई समझ नहीं आती कि ये इनको सिर्फ एक ही काम रह गया। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना हुसैन साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक लेने नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरा सऊदी अरब के दौरान दोनों ममालिक के मुश्तरका मफादात पर मबनी बाहमी ताउन को फ़रोग़ देने के लिए सऊदी अरब पाकिस्तान सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल के आगाज़ का ऐलान हुआ है। इस काउंसिल की सरबराही वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और सऊदी वली अहद मुश्तरका तौर पर करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इक़्तिदार संभालने के बाद ये सऊदी अरब का तीसरा दौरा था और ये एक हकीकत है कि पिछले एक साल के दौरान पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो ताल्लुकात हैं इनमें सर्द महरी शुरू हुई थी। लेकिन इस दौरे में बर्फ़ पिघली है? आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने 2 दिन पहले सऊदी अरब पहुंचकर वली अहद से मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात बिलखुसूस अस्करी और दिफाई मशकों में ताउन और फिर तरक्की के मौक़े समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत की। नाज़रीन, इस दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में जो सर्द महरी शुरू हुई ये 2015 से जारी है, जब सऊदी अरब ने यमन के दरमियान होने वाली सऊदी अरब और यमन के दरमियान होने वाली जंग में पाकिस्तान ने गैर जानिबदारी का ऐलान किया। फिर ईरान और सऊदी अरब के तनाज़े में भी गैर जानिबदारी का पैगाम दिया गया। फिर इमरान खान हुकूमत का तुर्की और मलेशिया की तरफ झुकाव और फिर उन ममालिक के साथ मिलकर इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए मुश्तरका TV चैनल शुरू करने पर इत्तफाक हुआ, जिसकी वजह से सऊदी अरब पाकिस्तान से नाराज़ रहा। क्या हम ये कह सकते हैं कि जो दौरा किया है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने, क्या इस दौरे में बर्फ़ पिघली है? क्या जो दोनों ममालिक के ताल्लुकात हैं एक बार फिर से इसमें गर्म जोशी आई है? इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं साबिक़ वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद क़सूरी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया क़सूरी साहब आपका। क़सूरी साहब, आप क्या समझते हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का सऊदी अरब का दौरा, किस हवाले से आप इसको कामयाब समझते हैं? हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीख़ी और एक बरादराना ताल्लुकात हैं। फिर यह भी हकीकत है कि 2015 से दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात के बीच में वो गर्मजोशी नहीं रही। वजह आप भी जानते हैं, पहली वजह थी सऊदी अरब और यमन के दरमियान जो जंग का मामला था, पाकिस्तान ने इसमें गैर जानिबदार रहने का ऐलान किया। फिर ईरान और सऊदी अरब के तनाज़े में भी हमने गैर जानिबदारी का ऐलान किया। फिर इमरान खान हुकूमत का तुर्की और मलेशिया की तरफ एक झुकाव, जिसकी वजह से सऊदी अरब नाराज़ हुआ। क्या आप समझते हैं यही वो सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से सर्द महरी आई और मौजूदा जो इमरान खान का दौरा है और सऊदी अरब का, आप समझते हैं कि कुछ हालात में बेहतरी आई है, आएगी? पहली बात तो यह है कि जो मैं कहना चाह रहा था बहुत अच्छा आपने पहले कह दिया है बैकग्राउंड में, और ये जो हमने काम कई किए हैं ये बेहतर तरीके से किए जा सकते थे। मसलन अगर ये न्यूट्रल हमारा रहना यमन की जंग में मुनासिब था, हमें फौजें नहीं भेजनी चाहिए थी 2 मुस्लिम ममालिक के दरमियान जब कलिश हो, झगड़ा हो, जंग हो, लेकिन हमने बहुत भोंडे तरीके से इसको हैंडल किया है। जिस तरह पहले पाकिस्तान के झंडे दिखाए गए, उसके बाद पाकिस्तान की जब नेशनल असेंबली में इशू लेके जाया गया और हर बंदे ने कोठे पे चढ़ के नारे लगाए, हम न्यूट्रल हैं। उन्होंने कहा अच्छा तुम न्यूट्रल हो तो हम भी न्यूट्रल हैं, तो उन्होंने UAE के वजीर खारजा ने सब बयान दिया। उसके बाद मोदी साहब को दावत दी, आइए, और उनके लिए 50,000 से 60,000 का जलसा अरेंज कर दिया दुबई में, जो तारीख में पहले नहीं हुआ था। इसी तरह हाईएस्ट अवार्ड सऊदी अरब में भी दिए गए। काम सही करने का, हमने सही काम करने का गलत तरीका अपनाया। ये काम चुप रह के किए जा, जबान बंद करके किए जाते हैं, फॉरेन पॉलिसी में नारे नहीं लगाए जाते, और अपने मुंह को जब तक बंद ना रखें तो बहुत ज्यादा नुकसान होता है। हमने ज्यादा नुकसान अपना मुंह खोलने का किया और गलत तरीके से खोलने का किया। फैसला गलत नहीं बल्कि वो सही था। अब सवाल यह है कि हमें अपनी
फिर अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस को देखना चाहिए था। हम उसी वक्त तो मुसीबत में फिर रहे थे मारे तो IMF के पास जाएं, तो सऊदी अरब जाएं, तो UAE जाएं, चीन जाएं। इन 3 दोस्तों ने पाकिस्तान की मदद की, तो नहीं तो बकौल वजीर आजम पाकिस्तान खुदा ना खास्ता बैंकरप्ट हो जाता, डिफॉल्ट कर जाता। तो जब हालात हैं तो सोच के बयान देने चाहिए ना। मेरा कहना ये, हमने को फैसले नहीं गलत किए हैं, लेकिन हमें कुछ अच्छा, आप ये भी समझते हैं कि जो ताल्लुकात में कुछ सर्दमहरी आई, जो ताल्लुकात कुछ ख़राब थे, शाह महमूद कुरैशी का वो बयान भी था जिस वो कश्मीर के मामले पर उन्होंने तो जिया कि OIC को इस मामले पर जो अपना रोल प्ले करना चाहिए, कश्मीर के मामले पर नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है हम भी तवक्को करते हैं कि सऊदी अरब कश्मीर के मामले पर हमारा साथ दे। लेकिन दूसरी तरफ ये भी एक सोच है कि सऊदी अरब भारत को भी नाराज़ नहीं करना चाहता, जो एक इसका बड़ा ट्रेड पार्टनर भी है, जो एक बड़ी तादाद में ऑयल भी जो है वो इम्पोर्ट करता है। ये भी सारी वजूहात थी। देखिए, मैं नहीं कहना कि शाह महमूद ने क्या कहा, अच्छा किया, बुरा, मेरा ये काम नहीं है। मैं तो आपको अपना तज्जिया दे सकता हूँ और इससे ज्यादा मैं नहीं करूंगा। सही। क्योंकि फॉरेन पॉलिसी में मैं कभी भी इस किस्म की गैर जिम्मेदाराना बात नहीं करता। तो पॉइंट ये है, पाकिस्तान वाह शाह महमूद, पाकिस्तान की एक गवर्नमेंट की ये ख्वाहिश थी और फितरी थी कि, और पाकिस्तान के अवाम की, कि जब कश्मीर पर जुल्म हो रहा था तो वो चाहता था कि उसके जो दोस्त हैं, खासतौर पर मुसलमान दोस्त, खुल के बोले। मेरी जाती राय हमेशा से रही है, फॉरेन पॉलिसी मैटर्स में भी हर मुल्क अपना नेशनल इंटरेस्ट देखता है, और बाय द वे पाकिस्तान भी देखता है। अब मैं खुल के मजीद बात नहीं करूंगा। तो जब नेशनल इंटरेस्ट देखा जाता है, या तो हमारी मईशत जैसे एक जमाने में इंडिया से आगे थी, अयूब खान के दौर में, आपको पता है ना कि पाकिस्तान एक मॉडल इकोनॉमिक डेवलपमेंट रियासत के तौर पे था। पाकिस्तान का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, हमने खुद तो उसको मैसअप किया है। हर जितने हमने IMF प्रोग्राम लिए हैं, शर्म आती है उनको गिनते हुए। पर जब हर वजीर खजाना आता है तो दूसरे पे गालियां देना शुरू कर देता है कि जो थोड़ी सी रही सही कसर है वो भी पूरी कर देता है, क्योंकि वो सारा ब्लेम माजी वाले पे डालना चाहता है। और ये एक नहीं, हर हुकूमत ने किया है। तो उसमें और कैपिटल भाग जाता है, आपके बिजनेसमैन और घबरा जाते हैं। आप जब तक मुल्क की मईशत ठीक नहीं करेंगे, आपकी कोई इंडिपेंडेंट। अच्छा, कुसूरी साहब, ये भी एक हकीकत है कि मुस्लिम दुनिया में हमेशा 2 ब्लॉक्स रहे हैं। पाकिस्तान ने हमेशा इसको बैलेंस रखने की बड़ी कोशिश की है। फिर आप देखें, ईरान वर्सेस सऊदी अरब, तुर्की वर्सेस सऊदी अरब की लड़ाई, फिर मलेशिया इसमें शामिल हुआ इस ब्लॉक में, फिर कतर के सऊदी अरब के साथ मामलात, और सऊदी अरब ये समझता है कि हम मुस्लिम दुनिया को हम लीड कर रहे हैं। फिर हमने देखा अर्तुगरुल ड्रामे को जब पाकिस्तान में नशर करने की इजाज़त दी गई, बड़ी इसको हाइप मिली, बड़ा प्राइम मिनिस्टर ने बतौर खुद इसको बड़ा सपोर्ट किया। ये भी एक बहुत बड़ी वजह थी सऊदी अरब की नाराज़गी की, इस वजह से भी सऊदी अरब नाराज़ हुआ। आपको नहीं लगता हमें इन सारी जो वाक़यात है इनसे सबक सीख कर अब इन ताल्लुकात को एक नया मोड़ देने की कोशिश करनी चाहिए, तारीख से सबक सीखना चाहिए हमें? मैंने आपको पहले कहा ना, मेरी मीटिंग हो रही थी रूस के वजीर खारजा से, तो मैंने उनको कहा हमें फला चीजें चाहिए डिफेंस की। समझा ये जा रहा था उस वक्त, और मैं बात कर रहा हूँ 2007 की, तो हमारे तो बहुत अच्छे ताल्लुकात रशिया से हो गए थे। तो मैंने उनको कहा कि जनाब ये तो उन्होंने कहा हम सब कुछ देने को तैयार है, अगर अपना मुंह बंद रखें। मुस्कुरा के उन्होंने कहा हमें बात करने की बड़ी आदत है। तो अगर सबक एक है कि मुंह बंद रखें, अपनी हैसियत पहचाने, आपकी बहुत बड़ा पोटेंशियल है। लेकिन बदकिस्मती से आप जब मांगने जाते हैं, मैं इतना खुशकिस्मत वजीर खारजा था कि मुझे मांगना नहीं पड़ता था, क्योंकि हम IMF से निकल चुके थे। पाकिस्तान की इकोनॉमी 8.6% पे एक साल में ग्रो की, जो चीन के बाद दुनिया में नंबर 2 पे थी। और जो हमें समझा जा रहा था कि इमर्जिंग इकोनॉमीज जो 5-6 मुल्क हैं उनमें हम हैं, उस वक्त हमारी बात सुनी जाती थी। तो अगर आप हर वक्त पैसे ही मांगने जाएंगे तो अपने पहले घर को सीधा करें ना, और मुंह बंद रखें। तो मैं आपको ये अपने तजुर्बे पे एडवाइस दे रहा हूँ, छोड़ें कि आपने न्यूट्रल होना है या नहीं होना। आपको किसने कहा है कि आप बढ़ बढ़ के बातें करें जैसे आप कोई नंबरदार हैं इस इलाके के? आप नंबरदार नहीं हैं। जब तक अपने हालात, हाँ पोटेंशियल बहुत है,
दुनिया की वाहिद इस्लामिक न्यूक्लियर पावर है, 5वीं बड़ी नेशनल आर्मी है, और हमारी लेबर फोर्स यहाँ कामयाब नहीं होती, बरतानिया में भी कामयाब, अमेरिका में भी, यूएई में। तो आप माहौल ऐसा पैदा करें कि यहाँ के लोग। बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद क़सूरी साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, मुझे ब्रेक लेनी है प्रोग्राम में, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, फ़लस्तीन पर इजरायली मज़ालिम मुसलसल जारी हैं। इजरायली फ़ोर्सेस की तरफ से लैलतुल क़दर की मुबारक रात के मौके पर बैतुल मक़दस में इबादत के लिए जमा होने वाले सैकड़ों फ़लस्तीनियों को मुसलसल दूसरी रात भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इजरायली फ़ोर्सेस ने बैतुल मक़दस में नमाजियों पर शेलिंग की, फायरिंग की और फ़लस्तीन रेड क्रेसेंट के मुताबिक गुज़श्ता रात इजरायली हमले में 80 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए हैं। जुमातुल विदा के दिन भी इजरायली फ़ौज ने मस्जिद अक्सा में नमाजियों को मस्जिद में दाखिल होने से रोका, जिसमें 200 से ज़ायद नमाजी ज़ख्मी हुए। जो मीडिया रिपोर्ट्स कर रहा है उसके मुताबिक फ़लस्तीन में हालिया झड़पों के बाद मकामी अस्पतालों में ज़ख्मियों के लिए जो जगह है ये भी कम पड़ चुकी है, जिसके लिए हिलाल अहमद ने एक फील्ड हॉस्पिटल बनाया है। दूसरी तरफ मशरक़ी यरूशलम में शेख जरा के इलाके में 4 फ़लस्तीनी ख़ानदानों की ज़मीन पर यहूदियों के मलकियत के दावे की वजह से भी उस इलाके में जो सूरत हाल है बहुत ज़्यादा कशीदा हो गई है। मामला इजरायली सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत होने के बावजूद यहूदी आबादकारों की तरफ से इस पर मलकियत का दावा किया जा रहा है। इस वक्त इसराइली बर्बरियत की जो तस्वीर हैं ये पूरी दुनिया में देखी जा सकती हैं। फ़लस्तीनियों पर इजरायली फोर्सेस के हमले की पूरी दुनिया में इस वक्त मजम्मत भी की जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के बाद फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन और बरतानिया इसराइल के इन इक़दामात की मजम्मत कर रहे हैं। तुर्क सदर ने भी इसराइल को दहशतगर्द रियासत करार दिया है। ज़राए के मुताबिक मिस्र फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान कशीदगी को रोकने के लिए सालिसी का किरदार अदा कर रहा है, जबकि फ़लस्तीन की दरख्वास्त पर अरब लीग का हंगामी इजलास आज कतर की सरबराही में होगा। बैतुल मक़दस पर इसराइली हमले के बाद ट्यूनिस की जानिब से भी अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा किया गया है। एक तरफ नाजरीन जहाँ फ़लस्तीनियों को निशाना बनाया जा रहा है, बर्बरियत का निशाना बनाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ हमने देखा कि काबुल में हफ्ते के दिन एक स्कूल को निशाना बनाया गया। स्कूल हमले में तालिबात समेत 50 से ज़ायद अमवात हुई हैं। अफगान हुकूमत ने स्कूल पर हमले की जिम्मेदारी अफगान तालिबान पर आयद की, जबकि तालिबान ने इस कार्रवाई में मुलविस होने की तरदीद की। दूसरी तरफ अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलज़ाद ने अपने बयान में कहा है कि अगर तालिबान ने अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी की तो अमरीकी अफवाज अफगानिस्तान में दोबारा वापस जाएगी। इस वक्त आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी अफगानिस्तान के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने अफगान मुफाहमती काउंसिल के सरबरा अब्दुल्ला से मुलाकात की है। ये हालात किस तरफ जा रहे हैं? अगर अमरीकी अफवाज, नेटो अफवाज का इनखला हो जाता है तो उसके बाद अफगानिस्तान की शक्ल क्या होगी? अमन व अमान के हवाले से मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं दिफाई तज्जियाकार जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका। जनरल साहब, सबसे पहले बात कर लेते हैं हफ्ते के रोज़ काबुल में जो हुआ, बच्चों के स्कूल पर हमला हुआ, दहशतगर्दी का जिस तरीके से निशाना बनाया गया। जनरल साहब, ये धमाके ऐसे वक्त में हुए हैं जब अमेरिका ने ऐलान किया है कि इस साल 11 सितंबर तक अफवाज का इनखला अफगानिस्तान से हो जाएगा, तो ये किस तरह के पैगामात देने की कोशिश की जा रही है? तालिबान इन हमलों से इनकारी हैं, कौन हो सकता है, कौन सी दूसरी कुव्वत और हो सकती है इसमें मुलविस सर? और अगर अफवाज का इनखला वहाँ से हो जाता है तो अमन अमान की क्या सूरत हाल होगी, क्या शक्ल इख्तियार करेगा अफगानिस्तान? थैंक यू वेरी मच शादिया। देखें, अफगानिस्तान में जो कुछ ये हुआ बहुत अफसोसनाक है, बल्कि पिछले 20 बरस से जो कुछ हो रहा है काबिल मजम्मत और अफसोसनाक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये एक रियलिटी है जो हो रहा है और हमें उसी एंगल से, उसी नज़र से देखना पड़ेगा। अफगानिस्तान में कुछ कुव्वतें ऐसी हैं जो नहीं चाहती कि अमेरिकन फोर्सेस वहाँ से निकल जाएं, उनके मफादात उनके साथ जुड़े हुए हैं, और वो कुव्वतें जो स्टेटस को पार्स हैं और वो कुव्वतें जो नहीं चाहती कि अफगानिस्तान एक फ्री और फेयर कॉरिडोर की सूरत में दुनिया की तरक्की के लिए अवेलेबल हो, इसको जो भी रोकना चाहते हैं वो कुव्वतें ऐसी हैं जो इस तरह के धमाके भी कराएंगी
सैबोटाज भी करेंगी। और तालिबान का तो ये हमेशा से रवैया रहा है कि अगर वो कुछ करते हैं तो वो उसको एक्सेप्ट करते हैं। अब जब वो कह रहे हैं हमने नहीं किया, तो आई हैव नो रीजंस टू डाउट देम। यकीनन ये वो स्टेटस को पार्स हैं जो नहीं चाहती कि अफगानिस्तान अमन की तरफ जाए, ये जो मुआहदा हुआ है ये तकमील की तरफ जाए, यहाँ से अमेरिकन फोर्सेस निकल जाएं और यहाँ पे अफगानों की मर्जी से एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाकर अमन की तरफ बढ़ा जाए। तो जो भी अमन के मुखालिफ कुव्वतें हैं वो ये सब कुछ करेंगी और अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता रहेगा। तो फिर अगर इस सूरत में मुज़ाकरात भी नाकाम हो जाते हैं, जिस तरह अमेरिका कह रहा है कि अगर इसी तरह अमेरिका भी तालिबान पे शकूक व शुबहात का इजहार कर रहे हैं कि अगर तालिबान ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की तो अफवाज वापस चली जाएंगी, तो इसका मतलब जो बात आप कर रहे हैं कि अगर तालिबान को हमला करते हैं तो वो इसकी जिम्मेदारी भी कबूल करते हैं, तो क्या आप समझते हैं कि जो एनालिसिस आप बता रहे हैं, क्या अमेरिका की सोच में ये बात नहीं है कि कोई दूसरी तीसरी कुव्वत भी हो सकती है जिससे ये मफादात उसके जुड़े हैं कि अमेरिका वहीं पे रहे और तालिबान की हुकूमत कायम ना हो? देखिए, अमेरिका को बहुत अच्छी तरह पता है, और अगर अमेरिकन वापस आने की जुर्रत कर सकते हैं तो वो 20 सालों में उन्होंने कौन सा अमन कायम कर लिया है। यहाँ पे 3 सुपर पावर्स इस खिते में अफगानों को अपनी मर्जी के मुताबिक हाँकने की कोशिश कर चुके हैं और हर एक अपनी तरह का एक सबक सीख कर यहाँ से वापस गया है। ब्रिटिश एम्पायर भी जिस 3 अफगान वार्स में जिस तरह जलील होकर यहाँ से गई, जिस तरह यूएसएसआर की फोर्सेस यहाँ से लाशों के अंबार उठा के गए, और जिस तरह भी 20 बरस के बाद अमेरिकन उन्हीं अफगानों के साथ मेज पर बैठकर मुज़ाकरात करने पर मजबूर हुए, अगर इस तारीख से किसी ने कोई सबक हासिल करना है बशमूल पाकिस्तान, तो सबक यह है कि अफगानों को डिक्टेट करने की कोशिश न करें। अफगानिस्तान में वो होगा जो अफगान चाहेंगे, वो आज़ाद मनश लोग हैं, उनको डिक्टेट नहीं किया जा सकता, और अफगानिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला अफगान खुद करेंगे, उन पर कोई फैसला थोपा नहीं जा सकता। और ये वो कौम है जो एक वक्त की रोटी खा के भी गुजारा कर सकती है, पत्थर के ऊपर बैठ के अपना दिन गुजार सकती है, 2 बकरियों के साथ अपने घर का निज़ाम चला सकते हैं। तो अगर उनका थ्रेशोल्ड ये है, तो फिर उनको अगर हम तरक्की याफ्ता ममालिक की ऐनक से देखेंगे तो गलत नतीजे अखज़ करेंगे। मैं समझता हूँ कि अमेरिका को अपने वादे का पास करके जाना चाहिए, और अफगान यकीनन एक बदअमनी होगी, यकीनन एक सिविल वॉर लाइक सिचुएशन अमेरिका के जाने के बाद पूछने जा रही हूं कि अगर अमेरिका निकलता है वहां से और इस तरह के हालात बढ़ते हैं, तशद्दुद के वाकयात में इजाफा होता है, इस तरह के हमले होते हैं, तो हालात कैसे कंट्रोल होंगे फिर? देखें, शाजिया कारजाई हो या अशरफ गनी हो या अब्दुल्ला हो, जिन लोगों ने 20 बरस इक़्तिदार के फ़ायदा उठाया है, जिन्होंने अमेरिकन एड्स पर 2 डेकेड्स गुजारे हैं, जिनके हाथ में इक़्तिदार रहा है, जो कॉम्बैट नहीं कर रहे थे बल्कि इक़्तिदार के मजे ले रहे थे, वो कुव्वतें नहीं चाहेंगी कि अमेरिका यहाँ से चला जाए और वो मजे जो वो कर रहे थे वो रुक जाएं। वो $5 बिलियन की एनुअल इमदाद आनी बंद हो जाए, वो फौज का जो वजीफा लगा हुआ था वो बंद हो जाए। वो इन्हीं बेसाखियों पर अपना मजीद वक्त गुजारना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका को भी ये पता चल गया है कि 20 बरस बैठकर अगर वो डिक्टेट नहीं कर सके तो वो 20 बरस और भी बैठ जाएं तो वो डिक्टेट नहीं कर सकते। अफगानों ने, इन लीडर्स ने एक बात कही थी कि घड़ियां तुम्हारे पास हैं, वक्त हमारे साथ है। तो अगर वो लड़ने की इतनी जुर्रत रखते हैं तो बेहतर ये है कि उन्हें अफगानों को, जिस तरह हम अफगान ओन की बात करते हैं, उनको अपनी किस्मत का फैसला खुद करने दें और कोई उन्हें डिक्टेट करने की कोशिश न करे। हाँ, हम अपनी सरहदों की हिफाजत करें। अगर वहाँ पे हालात ख़राब होते हैं तो रेफ्यूजीज़ की आमद जिसके इम्कानात बढ़ जाएंगे, अगर उसको रेगुलेट कर सकते हैं तो रेगुलेट करें। ये अफगान जो इस तरफ मौजूद हैं, इनकी वापसी कुछ अर्सा मजीद रुक जाएगी, इस बात की तैयारी करें। लेकिन ये फिक्र छोड़ दें कि अफगानिस्तान में कौन हुकूमत बनाएगा और किसकी हुकूमत बनेगी और तर्ज हुकूमत क्या होगा। बिल्कुल सही। दूसरा इशू जिस पर बात करना चाह रही हूँ, फ़लस्तीन पर जो
इसराइली जारियत है, एक दफ़ा फिर से हम देख रहे हैं उसमें मज़ीद जो है वो बढ़ती जा रही है। मस्जिद अक्सा पर जुम्मतुल विदा और लैलतुल क़दर की रात के मौके पर आपने देखा जिस तरीके से मासूम फ़लस्तीनियों को निशाना बनाया गया। पूरी दुनिया मजम्मत तो करती है जनरल साहब, हमेशा ही हम बात करते हैं, हमेशा ये सवालात उठाते हैं, लेकिन फ़लस्तीनियों का मसला ये दुनिया आज तक हल नहीं करवा सकी है। इस मुबारक महीने में जो जुल्म की दास्तान वहाँ पर रकम की जा रही है, आपको नहीं लगता कि अब ये वक्त है मुस्लिम उम्मा को बिल्कुल इकट्ठा होने का, कश्मीर और फ़लस्तीन के मामलात जो हैं वो एक तरफ लगाना चाहिए? मुस्लिम उम्मा हज पर तो इकट्ठी हो सकती है, किसी बड़े मसले पर इकट्ठी होने में अभी तक तो वो कामयाब नहीं हुई। ज्यूज अमेरिकन इकोनॉमी को, वेस्टर्न इकोनॉमी में उनका बड़ा फाल रोल है। वो मईशत को कंट्रोल करते हैं, मीडिया को कंट्रोल करते हैं, ओपिनियन मेकिंग में उनका एक बड़ा किरदार है और उनके बड़े ताकतवर ऑफिसेज में वो बैठे हैं। लिहाजा मैं नहीं समझता कि अमेरिका या यूनाइटेड किंगडम उन पर कोई ऐसा दबाव डालेंगे। इस सिलसिले में मेरे ख्याल में दर्जनों रेजोल्यूशन पास हो चुके हैं कि आप नई आबादियां कम करें। वो उन रेजोल्यूशन को यकसर नजरअंदाज करके आबादियां कायम करते चले जा रहे हैं। ये रेजोल्यूशन और धमकियां उनके लिए होती हैं जो हम जैसे कमजोर मुल्क हैं, या जो जिनके वसाइल इतने नहीं हैं, या जिनके अंदर खुद एतमादी इतनी नहीं है। रूस जो इजराइल है, छोटा सा मुल्क है, चंद मिलियन लोग हैं। अगर इनके पीछे अमेरिका की पुष्ट पनाही ना होती तो शायद ये सफा हस्ती से अभी तक मिटा दिए गए होते। सही। लेकिन उन्होंने अपना वो सहारा तलाश किया हुआ है और अमेरिका उनके बिल्कुल पीछे खड़ा है। वो एक अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर भी हैं, तो मैं नहीं समझता कि किसी किस्म का उनके ऊपर कोई दबाव आने वाला है। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट रियलिटी है कि पैलेस्टीनियंस मजलूम हैं और शायद वो बहुत अरसा मजलूम बनकर ही रहेंगे और दुनिया का ज़मीर मुझे जागता हुआ नजर नहीं आता, चाहे वो कश्मीर हो या बिल्कुल पैलेस्टीन हो या कश्मीर हो। इन मसाइल पर मुझे दुनिया का ज़मीर सोया हुआ ही दिखाई देता है आने वाले चंद सालों में। बहुत बहुत शुक्रिया दिफाई तज्जियाकार जनरल रियाज अवान साहब मेरे साथ हैं। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक आप हमें ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।